मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द स्टीम फॉर्म, इन द गैसियस फॉर्म, तब आपको मेटल ऑक्साइड मिलती है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बना, इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बना, एंड देन आपका फाइनली आयनिक बॉन्ड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड इट इज सॉल्यूबल इन वाटर ऑल्सो। एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेसमेंट कब होता है यार? रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। एल्यूमिनियम क्या करता है? वो अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर क्या करती है? खाने को एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आने देती, बल्ले बल्ले हो ही रखी है यार। Hello everyone, a very warm welcome to all of you on this amazing platform of physics वाला। मेरा नाम है साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ 10th NCERT सॉल्यूशंस के आज के सेशन में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज जिसका नाम आपके सामने है। एंड बेटा इसमें हमारा एम रहता है कि जितने भी NCERT क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो या फिर बैक क्वेश्चंस हो, उनको हम सॉल्व करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंड जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो इस दौरान हमारा जो चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाता है। तो आज मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, तो चलिए बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा हो जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन ना मुझे आता है बट इसका कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, मैं रट लेता हूं आंसर बट कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, या फिर कॉन्सेप्ट पता है बट आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको आज के सेशन में मिल जाएंगे। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पता होनी चाहिए कि देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या मैंने कहा कि देयर आर 2 एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर। और वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? वो है आपके मरकरी एंड ब्रोमीन। ये आपके 2 एलिमेंट्स हैं विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जिसमें से मरकरी आपका एक मेटल है एंड ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल। राइट, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक मेटल बताओ जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वो कौन सा मेटल हो गया? वो हो गया बेटा आपका मरकरी। ठीक है, वो मेटल कौन सा हो गया? वो हो गया आपका मरकरी। अब बच्चे ना सीजियम और गैलियम में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम वो भी तो लिक्विड है, बट जो सीजियम एंड गैलियम है ना, दे आर लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। बट रूम टेम्परेचर पे यू हैव ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर लिक्विड, दैट इज मरकरी विच इज अ मेटल एंड ब्रोमीन विच इज अ नॉन मेटल। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। चलिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच कैन बी कट इजिली विद अ नाइफ। यार तुम सोडियम ले लो, बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही प्यारा सा हमारा सोडियम है। Give an example of a metal which is the best conductor of heat। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपका सिल्वर, दैट इज Ag। ठीक, OG, लो जी, सुनो जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे बेटा आप लेड लिख सकते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं आंसर। पहला हो गया आपका मरकरी, फिर हो गया आपका सोडियम, सिल्वर एंड देन लेड। ठीक है, आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। बेटा मेलिएबल एंड डक्टाइल बिल्कुल छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेलिएबल क्या है, डक्टाइल क्या है। मेलिएबल क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेलिएबिलिटी क्या है? मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। पीट पीट के हम क्या बना रहे हैं? उनकी थिन शीट्स बना रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी एंड कहा जाता है कि मेटल्स आपके मेलिएबल है। ओके, बात करें अगर हम डक्टाइल की, डक्टाइल का क्या मतलब होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, आप मेटल से थिन वायर्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं एंड कहा जाता है कि मेटल्स आर डक्टाइल।
ठीक, बहुत बढ़िया, देखते हैं आंसर। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, वही मैंने कहा हथौड़े से मार मार के उसकी चपटी चपटी शीटें बना देते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी एंड मेटल्स शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेलिएबल, यही मैंने आपको बताया। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर मेलिएबल मेटल्स। अब डक्टिलिटी की अगर हम बात करें, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। Gold is the most ductile metal. It is interesting to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram gold. Can you imagine? आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, केवल 1 ग्राम गोल्ड है, और उससे आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां क्या लिखा है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है बात? तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? यार सोडियम ने ऐसा क्या कर दिया, रख दो ना उसको नॉर्मली, क्या हो गया? व्हाई इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? अब यार देखो, सोडियम ना बहुत ही खतरनाक है, उसमें ना बम पटाखे बजते रहते हैं। हवा में रखो आग पकड़ रहा है, पानी में डालो आग पकड़ रहा है, तो बेचारे को स्टोर कहाँ करें? सोचो तुमने लैब में ऐसे ही अपना सोडियम रख के छोड़ दिया और पता लगे थोड़ी देर बाद आए तो लैब ही तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री की लैब ही उड़ चुकी है, तो अब उसको स्टोर तो कहीं करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम उसे स्टोर करते हैं बाय इमर्सिंग इट, उसे केरोसिन ऑयल में डाल देते हैं ताकि वो ये एयर मॉइस्चर वगैरह के कॉन्टैक्ट में ना आए एंड हम उसको सेफली स्टोर कर सकें। देखिए, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। It reacts vigorously with water and oxygen present in air and even catches fire. बम पटाखे बज रहे हैं उसमें, ठीक? Hence, to protect sodium, it is kept immersed in kerosene oil, ताकि हम उसे safely store कर सकें, कुछ accidents वगैरह ना हो, तो हम उसे कहाँ store करते हैं बेटा? It is stored या फिर kept in immersed in kerosene oil. ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक? मजा आ रहा है अभी तक? तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन क्या है प्यारे बच्चों? आयरन आपका मेटल है। स्टीम क्या है? स्टीम आपका H2O ही है गैसियस फॉर्म में। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेटल का रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ, विच इज वाटर। जब भी मेटल H2O के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है एंड आपको या तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है या फिर मेटल ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? जब आपका मेटल H2O के साथ रिएक्ट करता है तो आपको एक तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है, साथ ही साथ या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा या फिर मेटल ऑक्साइड बनेगी। अब मैम ये क्या चक्कर है, कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, कब मेटल ऑक्साइड बनेगी, हमें कैसे पता? तो यार मैं बता रही हूँ ना, नो फियर व्हेन सानिया मैम इज हियर। मेटल इज रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव यू हाइड्रोजन प्लस आइदर मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड। कब कौन सी चीज बनेगी मैं बताती हूँ, जब आपका मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जब आपका मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में, चाहे ठंडा पानी है चाहे गर्म पानी है, बट लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तब आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। बट जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द स्टीम फॉर्म, इन द गैसियस फॉर्म, तब आपको मेटल ऑक्साइड मिलती है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यहां पे लिखा है कि आयरन का रिएक्शन कराओ स्टीम के साथ, मतलब यहां पे मैं लिखूंगी Fe, और स्टीम क्या है बेटा? है तो H2O ही गैसियस फॉर्म में, बट है तो H2O ही, फॉर्मूला तो H2O ही है उसका। तो Fe प्लस H2O, बट ये आपका H2O क्या है? स्टीम है। तो अब आपको H2 हाइड्रोजन तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही में आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहां पे आपका क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम लिख दिया, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। मूविंग ऑन, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। अब रिएक्शन लिखना है कैल्शियम का विद वाटर एंड पोटेशियम का विद वाटर। तो अब जो कैल्शियम एंड पोटेशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। तो जब वाटर इन द लिक्विड फॉर्म है तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा अलोंग विद हाइड्रोजन। ठीक, तो चलिए मैंने ले लिया Ca विच इज कैल्शियम, इट विल रिएक्ट विद H2O टू गिव यू CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, मेटल हाइड्रोक्साइड बना। ऑन द अदर हैंड मेरे पास पोटेशियम है, K प्लस H2O विल गिव यू KOH, मेटल हाइड्रोक्साइड
प्लस H2। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे आपकी ऑक्साइड बन रही है बट यहां आपके हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, बिकॉज यहां पे H2O इन द लिक्विड फॉर्म है, यहां पे स्टीम की फॉर्म में है। तो ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, राइट। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से हम अपने क्वेश्चंस को देख रहे हैं। यहां आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है Fe plus H2O in the gaseous form that is steam will give you Fe3O4 plus H2। कैल्शियम H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बना एंड H2। पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ लिक्विड फॉर्म में, तो KOH बना प्लस H2। ठीक है बच्चा, डन है, समझ आ रहा है। चले फिर आगे, चले ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चंस, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू आंसर, पर इसके लिए हमारी मतलब कंडीशन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। जितनी भी रिएक्टिंग कंडीशंस है कि यार ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इस कंडीशन में रिएक्ट करेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, ये सब बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके ओके, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स, मेरे पास 4 मेटल्स हैं ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। मैंने मेटल A को इन सॉल्यूशंस में डाला, B को इन सॉल्यूशंस में डाला, C को इन सॉल्यूशंस में डाला, D को इन सॉल्यूशंस में डाला। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन गिवन, रिजल्ट्स मुझे दे रखे हैं। तो बेसिकली ये जो आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं उसमें हमारे को बेसिकली ABCD की रिएक्टिविटी मुझे फाइंड आउट करनी। देखो विच इज मोस्ट रिएक्टिव, ओके व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, अगर B को मैंने CuSO4 में डाल दिया, देख लेंगे। अरेंज ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो बेसिकली ABCD की रिएक्टिविटी मुझे फाइंड आउट करनी है, और वो रिएक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे दे रखा है ये टेबल मुझे दे रखा है। एक और चीज मेरे पास होनी चाहिए विच इज द रिएक्टिविटी सीरीज, और इस रिएक्टिविटी सीरीज को मैं यहां पे बना लेती हूं। ठीक है, तो कैसे लर्न करने का तरीका मैं आपको अपना बता देती हूं, अगर आपको कोई और आता है तो बिल्कुल आप उससे लर्न कर सकते हैं। काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। ठीक है, ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए अब इस टेबल को देखते हैं, 1 by 1 वी विल अंडरस्टैंड इट। मेरे पास एक मेटल है A जिसको मैंने FeSO4 में डाला। अगर बेटा ये जो आपका मेटल A है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता तो वो FeSO4 में जाके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मैंने मेटल A को FeSO4 में डाला बट यहां मुझे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब A जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तभी वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। सही बात है, मतलब जो आपका मेटल A है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे है। वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे है बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होता है वो अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो क्योंकि आपका मेटल A FeSO4 में जाके Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो जो आपका मेटल A है वो आयरन से नीचे होगा। अब कॉपर सल्फेट में जाके तो डिस्प्लेसमेंट कर दी, मतलब आपका जो मेटल A है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये रहा आपका कॉपर से ऊपर है आपका मेटल A, तो मतलब जो A है वो यहां कहीं पे पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास मेटल B। जब मैंने B को आयरन सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, मतलब B इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो जो आपका B है ना बेटा वो आयरन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है। अब मैंने B को कॉपर सल्फेट में डाला, यहाँ कुछ नहीं दे रखा। B को मैंने जिंक सल्फेट में डाला बट यहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब जो B है इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तभी वो जिंक सल्फेट में जाके जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। तो जिंक से नीचे आयरन से ऊपर यहां पे है आपका B। अब ये नहीं कहेंगे कि मैम जिंक और आयरन के बीच में तो कुछ है ही नहीं, कहां पे आपने B लिख दिया। भाई इन दोनों के बीच में भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी मेटल्स होते हैं। तो आपका जो जिंक है, सॉरी आपका जो मेटल B है वो जिंक और आयरन के बीच में आता है। लेट्स टॉक अबाउट मेटल C। दूसरा कलर ले लेते हैं।
सी को बेटा मैंने आयरन सल्फेट में डाला, नो रिएक्शन, मतलब आयरन से नीचे है, आयरन से नीचे है, ओके। मैंने उसे कॉपर सल्फेट में डाला, नो रिएक्शन, मतलब कॉपर से भी नीचे है, क्योंकि नीचे है तभी तो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो मतलब कॉपर से भी नीचे है, ओके। जिंक सल्फेट को भी जिंक सल्फेट में डाला तब भी नो रिएक्शन, ऑब्वियसली जिंक से भी नीचे है। देन सिल्वर नाइट्रेट में डाला, जब मैंने बेटा बी को सिल्वर नाइट्रेट में डाला तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, मतलब जो आपका मेटल बी है वो सिल्वर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तभी ऊपर वाले मेटल ने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दिया, तो सिल्वर से ऊपर है, तो यहां पे है आपका मेटल नंबर सी, यहां कहीं बीच में पड़ता है आपका मेटल सी, ओके। लेट्स टॉक अबाउट मेटल डी, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, लेट्स टेक येलो। मेटल डी है, आयरन सल्फेट में डाला, नो रिएक्शन, मतलब आयरन से नीचे है। कॉपर सल्फेट में डाला, नो रिएक्शन, मतलब कॉपर से भी नीचे है। जिंक सल्फेट में डाला, नो रिएक्शन, मतलब जिंक से भी नीचे है। सिल्वर नाइट्रेट में डाला, वहां पे भी नो रिएक्शन, मतलब उससे भी नीचे है, तो जो आपका मेटल डी है वो बिल्कुल यहां पे कहीं पे पड़ता है, यहां पे कहीं पे पड़ता है। तो क्या अब मैं यहां देख पा रही हूं रिएक्टिविटी, सबसे ऊपर है आपका बी, सबसे ऊपर है आपका बी, मतलब बी इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज फोर मेटल्स। उसके नीचे है आपका ए, उसके नीचे है सी और उसके नीचे है डी, तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ओके। हमने पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया है, अब बस इन तीन पार्ट्स का आंसर देना है। सबसे पहले विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, हमने देख लिया भाई मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, आपका बी। What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? मैंने क्या करा बेटा, B को डाल दिया CuSO4 में। अब आपको पता है कि B कहां पे है, B यहां कहीं पे है, कॉपर बिल्कुल यहां जाके है, B ऊपर है कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाला मेटल नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर मैंने मेटल B को कॉपर सल्फेट में डाला तो वहां पे बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। What would you observe is B, if B is added to a solution of copper sulfate, displacement reaction will take place. Arrange the metals A, B, C, D in the order of decreasing reactivity, ये भी मैंने अरेंज करके आपको बता दिया है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, यहां पे आप देख सकते हैं। B is the most reactive metal, यही मैंने आपको बताया। B will displace copper from copper sulfate, यही मैंने आपको बताया। B, A, C, D, यही ऑर्डर मैंने आपको बताया। एंड ये आपका क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था, कितना मजेदार था, है ना। उसने डायरेक्टली नहीं पूछा कि भाई ये आपका फलाना मेटल है, कॉपर सल्फेट में डालोगे क्या होगा, उसने इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया, आपको कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था वो, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। चलिए ये क्वेश्चन डन है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical equation when iron reacts with dilute H2SO4. Basically बेटा हमसे पूछ रहा है कि जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तो है, तो क्या बनता है, आपको मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। सो विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। आयरन एक मेटल है बेटा, H2SO4 एसिड के साथ उसने रिएक्ट करा तो आपको देगा FeSO4 विच इज सॉल्ट एंड साथ ही में H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that takes place. बेटा हमने क्या करा, मैंने जिंक लिया और उसको मैंने FeSO4 में डाल दिया, दैट इज आयरन सल्फेट। अब यहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अगर जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बट अगर जिंक आयरन से नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है। वाह क्या वो बन गई है ना, ये तो फिलॉसफी बन गई। नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके चलिए, सो वी विल हैव टू नो द रिएक्टिविटी सीरीज। इसका आंसर करने के लिए काकू नाना चाट मांगे आलू जरा, ये रहा मेरा जिंक, आलू जरा फीके, उसके नीचे है आपका आयरन। तो जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, इट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो यहां पे बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। एंड व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस Fe। ये तो बच्चा हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है।
पर क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द केमिकल रिएक्शन, वो तो लिख दिया, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ऑब्जर्व क्या करोगे, देखने को क्या मिलेगा। तो देखने को हमें ये मिलेगा प्यारे बच्चों कि आपका जो FeSO4 होता है ना, इट इज ग्रीन इन कलर, और आपका जो ZnSO4 होता है वो होता है कलरलेस। वो क्या होता है? कलरलेस। तो ऑब्जर्व आपको ये करने को मिलेगा कि आपके पास इनिशियली ग्रीन कलर का FeSO4 था, बट रिएक्शन होने के बाद आपको कलरलेस ZnSO4 मिल गया। सो ऑब्जर्वेशन आपको समझ आ गई, ग्रीन टू कलरलेस। ओके, देखते हैं इसका आंसर। When zinc is added to a solution of iron sulfate, the greenish color of आयरन सल्फेट फेड्स अवे ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसका कलर फेड अवे होने लगता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट। यही मैंने आपको बताया। एंड द रिएक्शन इज रिटन हियर, Zn plus FeSO4 gives ZnSO4 plus Fe, एंड आप यहां अच्छे से देख सकते हैं कि ये आपका ग्रीन कलर का है और ये आपका कलरलेस है। ठीक है, बड़े फिर आगे चलिए। बिल्कुल बेटा, हम जो है आंसर देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। बेसिकली बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसका भी आपको बनाना है, सबसे पहले आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो पता होने चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम का सिंबल मुझे पता है Na। अब भला इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो मुझे पता लगेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरे को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,1। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया? सिंबल बनाया और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के माध्यम से दर्शा दिया। ठीक, बात करते हैं फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का सिंबल ये रहा, इसका एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6, यानी कि इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंबल बनाया और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दर्शा दिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, कितना सिंपल है यार। नेक्स्ट मैग्नीशियम का सिंबल ये रहा, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने मैग्नीशियम का सिंबल बनाया और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने दर्शा दिए। तो पहला पार्ट आपका डन है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के। डन डनाडन डन। Show the formation of Na2O and MgO by the transfer of electrons। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, बेटा जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो किस टाइप का बॉन्ड बनता है? ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से किस टाइप का बॉन्ड बनता है? आप कमेंट से मुझे आंसर बताइए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। देखो प्यारे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, है ना। अब पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं? मैंने पैसे दिए, सामने वाले को मिल गए तो पैसे ट्रांसफर हो गए। मेरे से पैसे चले गए, मैंने पैसे लूज करे, सामने वाले ने पैसे गेन कर लिए। वैसे ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने एक ने लूज करा, दूसरे ने गेन करा। अब आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करते हैं? मेटल्स, एंड मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाते हैं कटायन। इलेक्ट्रॉन्स गेन कौन करते हैं? नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन्स गेन कौन करते हैं? नॉन मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाते हैं अनायन। तो जब आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, व्हेन यू हैव आयंस, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरे ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, यू हैव आयंस एंड एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मतलब आयनिक कंपाउंड बन गया। तो अब मुझे क्या बनाना है बेटा? Na2O एंड MgO का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दर्शाना है। तो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं Na2O की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं Na2O की। अभी मैंने आपको Na का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया, ऑक्सीजन का भी, मैग्नीशियम का भी। ठीक है,
तो Na कैसे लिखेंगे बेटा, ये रहा आपका Na विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक और Na विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ है आपका ऑक्सीजन अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ओहो भाई क्या हो गया, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, सोडियम को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो ये वाला सोडियम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा और इसको दे देगा, ये सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको दे देगा। इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, इनका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, तो एक उसे इस सोडियम से मिल गया, एक उसे इस सोडियम से मिल गया, तो दोनों की बल्ले बल्ले हो गई यार, है ना। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके बन गया Na पॉजिटिव, ये वाला सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करके बन गया Na पॉजिटिव। मैं सेम कलर से ही दर्शाती हूँ, ये वाला आपका बन गया Na पॉजिटिव, ये वाला आपका बन गया Na पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स तो लिए बैठा ही था, साथ ही साथ उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और मिल गए, एक इस सोडियम से एक इस सोडियम से, तो अब उस पे ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया है, 2- आ गया है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, Na पॉजिटिव मेरे पास कितने हैं, 2 हैं, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 2- which can ultimately be written as Na2O. So this is how transfer of electrons are taking place. इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बना, इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बना, एंड देन आपका फाइनली आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको MgO का बनाना है। MgO में आपके पास मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,2, 2 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिए, एंड मैग्नीशियम वांट्स टू लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर ले। ऑन द अदर हैंड मेरे पास क्या है, मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं दूसरे कलर से ही बनाती हूँ। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 2 लूज करना चाहता है और इसको 2 गेन करने हैं, तो यार बल्ले बल्ले तो हो ही रखी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेगा और ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बन गया Mg2+। ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो 6 तो उसके खुद के थे, 2 उसे मैग्नीशियम से मिल गए, ओवरऑल उस पे चार्ज आ गया 2- एंड अल्टीमेटली दिस कैन बी रिटन एज MgO। ठीक है, तो ये बन गए आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Na2O, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgO, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपके ये है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दर्शाना था, फॉर्मेशन ऑफ Na2 MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट पार्ट, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, कितना सिंपल है यार, यहीं पे दिख रहा है। What are the ions present in Na2O? Na positive and O2-. What are the ions present in MgO? Mg2+ O2-. कितना सिंपल है, आयंस है तभी तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता ही यही है। ठीक है बच्चा, डन है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ इफ इट इज क्लियर टू यू। डन है बच्चा, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन सेज Why do ionic compounds have high melting points? आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो आयंस द्वारा बनते हैं। आयंस माने पॉजिटिव आयन दैट इज कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज अनायन। कटायन कौन बनाते हैं, आपके मेटल्स बनाते हैं, अनायन कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स बनाते हैं। सो दैट मीन्स जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ओके, सो व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? आयनिक कंपाउंड्स का बेटा मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है बिकॉज आयंस के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब अगर मुझे उन्हें मेल्ट करना है तो मुझे उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा। ठीक है, अब क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड क्योंकि ज्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दैट इज व्हाई उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। यस, हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे कि जब मेल्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में जाना है, सो पार्टिकल्स हैव टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनको ओवरकम कराने के लिए भर भर के हीट देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट तो अपने आप ही हाई होगा ना। तो देखिए आंसर क्या है बेटा, द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ positive and negative ions.
देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज, यही मैंने बताया। देयरफॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्ट द आयनिक कंपाउंड, दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चा? जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं वैसा ही यहां पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि मैं आपको हिंदी में मतलब बता देती हूं, हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूं, एंड देन जैसी भाषा मैंने बोली है वैसा ही आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, सो दैट यू आर एबल टू रिलेट वेरी वेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंग, ठीक है। सबसे पहले मिनरल क्या होता है? मिनरल है बेटा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। वो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले किसी ने खुदाई करी, वहां पे रख के चला गया, अगले दिन ओ हो देखो हमारे को मिनरल मिल गया, मिनरल मिल गया। नहीं, मिनरल क्या है? मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? The inorganic element or compound which occurs naturally in the earth's crust is called mineral। जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं वो क्या है? आपके मिनरल्स हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज बच्चा मेरे पास ये 3 मिनरल्स हैं, ठीक है। मेरे पास ये 3 मिनरल्स हैं, इनमें मेटल है, यस, मतलब माइनिंग चल रही है, वहां से ऐसे 3 मिनरल्स निकल कर आए हैं। ये निकल कर आया है दिल्ली से, ये निकल कर आया है गुड़गांव से, और ये निकल कर आया है नोएडा से, ठीक है। अब इसमें मेटल है बेटा, ठीक है, इसमें मेटल है, इसमें मेटल है, और इसमें मेटल है, ठीक है। तीनों ये मिनरल्स हैं, इसमें इतना मेटल, इसमें ज्यादा मेटल, इसमें और ज्यादा मेटल। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ना सिर्फ 1 लाख रुपए है, मैं इस 1 लाख रुपए का इस्तेमाल करके केवल किसी एक ही मिनरल की ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, किसी एक ही मिनरल पे कुछ वर्क करवा के उसमें से मेटल निकलवा सकती हूँ, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए खर्चे, जितना मुझे मेटल मिला उसको बेच बूझ के मेरे को ओवरऑल 50,000 रुपए वापसी मिले। मतलब मैंने लगाया 1 लाख, वापसी मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं तो घाटे में जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लगाया बेटा, जितना मुझे मेटल मिला बेच बूझ के मेरे को 1 लाख रुपए ही रिटर्न में मिल गया, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए इसकी ट्रीटमेंट पे बेटा लगाया, और मुझे इन रिटर्न ये मेटल निकाल के बेच बूझ के मुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे प्रॉफिट में चल रही हूँ। सो बेटा एक ऐसा मिनरल जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल है। क्या कहा मैंने? एक ऐसा मिनरल जिसमें भर भर के मेटल है, उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल है। ऐसे मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है, ऐसे मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। तो सारी ओर्स मिनरल्स तो हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है। ये एक और है एंड अ मिनरल, ये सिर्फ मिनरल है, और नहीं है। सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल किटकैट्स आर चॉकलेट्स बट नॉट ऑल चॉकलेट्स आर किटकैट्स, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, और क्या होता है? The mineral from which a metal can be extracted profitably, एक ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल जो है वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, एंड इजीली भी कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, इज कॉल्ड एन ओर। तो मिनरल जिसमें से मेटल प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट करा जाता है वो ओर है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट एंड क्ले आर द मिनरल्स ऑफ अल्यूमिनियम, ये दोनों अल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं। बट एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्यूमिनियम इज चीपर एंड इजियर फ्रॉम बॉक्साइट, तो इसीलिए बॉक्साइट ओर बन गया। मिनरल ये दोनों थे, बॉक्साइट एंड क्ले दोनों मिनरल्स हैं, बट बॉक्साइट में से प्रॉफिटेबली भाई पैसा ही पैसा होगा, वहां से निकालना अल्यूमिनियम को ज्यादा प्रॉफिटेबल एंड इजी है, तो वो ओर बन गया। बट एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्यूमिनियम इज चीपर एंड इजियर फ्रॉम बॉक्साइट, हेंस बॉक्साइट इज द ओर ऑफ अल्यूमिनियम। इसलिए कहा जाता है कि एवरी ओर इज अ मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर। ऑल किटकैट्स आर चॉकलेट्स बट नॉट ऑल चॉकलेट्स आर किटकैट्स, क्योंकि सिल्क भी होती है, डेयरी मिल्क भी होती है, मंच है, पर्क है ना, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारा है गैंग। गैंग क्या होता है? गैंग नहीं कि भाई मैटर हो गया बंदे बुला ला, गैंग बुला ला, नहीं। गैंग क्या होता है? Gang are the impurities, the unwanted impurities present in the ore are called gang। अब यार ore मेरे पास है, अब उसमें से सिर्फ मेटल तो है नहीं कि जी ये रहा पूरा मेटल, उसमें पत्थर, कंकड़, मिट्टी, एनिमल्स आए सुसु पोटी करके चले गए, ये सारी अनवांटेड इंप्योरिटीज हैं। तो उन अनवांटेड इंप्योरिटीज को जो प्रेजेंट होती हैं ore में, उनको क्या कहा जाता है? गैंग या मैट्रिक्स। We get a concentrated ore by removing the gang present in it। impurities को हटा दिया तो हमारी ore concentrate हो जाती है। ठीक है बच्चा, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको समझ आ गई हैं, तो आगे बढ़ते हैं।
नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। ऐसे मेटल्स जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं बेटा? वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके नीचे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है यार, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट बॉदर्ड। भाई हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल अकेले बहुत खुश हैं भाई, बिल्कुल सेट है अपनी जिंदगी में, हम तो फ्रीली ही एग्जिस्ट करेंगे, हमें अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, ठीक है। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव एंड हेंस दीज मेटल्स अकर इन नेचर इन द फ्री स्टेट। जो आपकी रिएक्टिविटी में नीचे पाए जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट बॉदर्ड है यार, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम फ्री खुश है, हम अकेले खुश हैं, राइट। तो आप गोल्ड लिख लो, सिल्वर लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? बेटा मेटल ऑक्साइड में से अगर मुझे मेटल ऑब्टेन करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब आप यहां बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पे ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है? बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लीज कमेंट्स में लिख देंगे। इस प्रोसेस का, जी हाँ सही पकड़े हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रिडक्शन बोलते हैं। सो विच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. मेरे पास बेटा ऑक्साइड्स हैं और उनको हीट करा इन मेटल्स के साथ। In which case you will find displacement reaction taking place. सबसे पहले बेटा मेरे पास जिंक ऑक्साइड है और मैं जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ ही करा रही हूं। क्या ही होगा यहाँ पे? कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, अगर मैग्नीशियम ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैग्नीशियम नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। काकू नाना चाट मांगे, आलू जरा, जिंक नीचे मैग्नीशियम ऊपर, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट होगा। जिंक ऑक्साइड विद कॉपर, कॉपर कहां बिल्कुल नीचे जाके है, जिंक कितना ऊपर है, कहां से डिस्प्लेसमेंट होगा? नो डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड विद जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड है विद जिंक, अगर जिंक नीचे हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, अगर जिंक मैग्नीशियम से ऊपर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। काकू नाना चाट मांगे, आलू जरा, मैग्नीशियम ऊपर जिंक नीचे, क्योंकि जिंक नीचे है इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस मैग्नीशियम, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड विद मैग्नीशियम, यार मैग्नीशियम मैग्नीशियम ही तो है, यहाँ पे क्या ही होना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड विद कॉपर, कहां मैग्नीशियम कहां कॉपर, कहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड विद जिंक, कॉपर नीचे जिंक ऊपर, जिंक ऊपर है, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कॉपर ऑक्साइड विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर कॉपर नीचे, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर, कॉपर कॉपर ही तो है यार, यहां पे कुछ नहीं होना। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन है विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली? कौन से मेटल्स बेटा इजीली कोरोड नहीं करते हैं? अब देखो यार, कोरोजन में क्या हो रहा है? कोरोजन में आपके पास एक गैंग है, उस गैंग के गुंडे कौन है? एयर एंड मॉइस्चर। वो मेटल की सरफेस पे अटैक करते हैं, उस पे क्या करते हैं बेटा? लेयर्स बना देते हैं, उसको डिटोरेट करने लगते हैं, मेटल्स को खाने लगते हैं, है ना? ये प्रोसेस है आपका कोरोजन। ओके, नाउ व्हिच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली? जो बेटा मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। यार एयर और मॉइस्चर को कहते हैं बेटा नहीं नहीं, जाओ यहां से, जाओ, निकलो यहां से, निकलो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हम नहीं लेना देना रखना चाहते तुम्हारे साथ। सो विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली? जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके नीचे हैं, वो इतने कम रिएक्टिव है ना, दे आर लाइक नो यार, बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन वो होते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ओहो, आंसर तो नहीं है, मैंने ही बता दिया तुम्हारे को, ठीक है? मुझे लगा आंसर आगे होगा। सो वही बात है, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, तुम गोल्ड ले लो, तुम प्लैटिनम ले लो, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, सो दे आर लाइक बेटा स्टे अवे, गो गो, एयर और मॉइस्चर को दे आर लाइक गो अवे। ओके, नेक्स्ट, What are alloys? Alloys क्या होते हैं? 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, है? क्या होते हैं alloys? Alloys are homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal and a non-metal. ठीक है, homogeneous mixture है, ध्यान रखना, of 2 or more metals या फिर a metal and a non-metal. For example, brass is an alloy of 2 metals. Brass एक alloy है दो metals का, that is copper and zinc. जबकि steel एक alloy है
आयरन का जो कि एक मेटल है एंड कार्बन का जो कि एक नॉन मेटल है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बच्चा कि अलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है बेटा आपके खत्म होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन समझ आए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रिवीजन हुई है, तो जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से चैट में लगाएंगे बिल्कुल आग। ठीक है, जल्दी से चैट में लगा देंगे आग, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तक का सिलसिला तुमने अच्छे से पार कर लिया है, सफर अच्छे से पार कर लिया है। अब बारी आती है बैक क्वेश्चन की ऐसी शक्ल बन जाती है यार इसका आंसर क्या होगा, आंसर आता है कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट आता है आंसर लिखना नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें। नो फियर व्हेन सान्या मैम इज हियर। नाउ लेट्स बिगिन विद द बैक क्वेश्चंस। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड मिलकर आंसर निकालेंगे। ओके, नाउ Which of the following pairs will give displacement reaction? ये आपके सामने एक MCQ है, आप चाहें तो बेटा एक बार वीडियो को पॉज कर दो एंड नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो, मैं तो आपको बता ही रही हूं। Which of the following pairs will give displacement reaction? Displacement reaction कब होता है? When a more reactive displaces a less reactive. Reactivity सीरीज में जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। एंड आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे, सो प्लीज उसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। इट इज वेरी 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 5 स्टार इंपॉर्टेंट। ठीक, ओके, कहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? NaCl एंड कॉपर। NaCl है बेटा मेरे पास एंड मेरे पास क्या है, कॉपर मेटल है। कॉपर नीचे, Na ऊपर, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नो डिस्प्लेसमेंट। MgCl2 एंड अल्यूमिनियम, अगर अल्यूमिनियम ऊपर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट डन, अगर अल्यूमिनियम मैग्नीशियम से नीचे हुआ तो नो डिस्प्लेसमेंट। काकू नाना चाट मांगे आलू, मतलब मैग्नीशियम ऊपर अल्यूमिनियम नीचे, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो दिस ऑल्सो नो, दिस ऑल्सो नो। FeSO4 एंड सिल्वर, यार कहां आयरन कहां सिल्वर, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। AgNO3 एंड कॉपर, काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। ठीक है, चाप में मेरे पास क्या होता है बेटा, कॉपर, उसके बाद Hg, उसके बाद Ag। ठीक है, AgOg है ना, OG नहीं आ रहा, Hg एंड Ag होता है। ठीक, सो आपका कॉपर ऊपर, Ag नीचे, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल यहां पे हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ रही है बात, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। No displacement reaction will occur between NaCl and copper as copper is less reactive than sodium. Aluminium is less reactive than magnesium, so no displacement. Ag is less reactive than iron, so no displacement. Copper is more reactive than silver, so displacement reaction will take place. Done. Next question. Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमने पढ़ा है कि यार अगर आयरन आर्टिकल को, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, उसे रस्टिंग से बचाना है तो आप ग्रीजिंग कर दो, बहुत बढ़िया बात है। आप पेंट लगा दो, बहुत बढ़िया बात है। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, जिस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, आप वो कर दो, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता कि विच मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, ऑब्जेक्ट कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट, तो आप कर देते ऑल ऑफ द अबव। बट यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आयरन फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन जिस पे खाना बनता है। तो अगर आपने आयरन फ्राइंग पैन पे ग्रीस लगा दी यार, और सोचो ग्रीस लगा के तुम ऐसे 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 करके पराठा उस पे डाल रहे हो, तो क्या ग्रीस नहीं लगेगी खाने पे, खाना खराब नहीं होगा? तो आप ग्रीसिंग कर सकते हो क्या आयरन फ्राइंग पैन पे? नहीं कर सकते। अप्लाइंग पेंट, आपने पेंट लगा दिया यार, पेंट क्या मतलब पेंट क्रैक नहीं होगा, पेंट खाने से चिपकेगा नहीं, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, पेंट उतरना भी शुरू हो जाएगा। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आयरन तक क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे, ऑल ऑफ द अबव करके आ जाते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको ये सिखाना चाहता है कि कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक भी लगाओ। तो देखिए आंसर क्या है। The suitable method for preventing an iron pan from rusting is applying a coating of zinc. Applying grease will spoil the food, है ना। Also we cannot apply paint because वो उखड़ने लगेगा, वो gradually बाहर आ जाएगा, खाने से भी यार चिपकेगा, पेंट के ऊपर तुम खाना थोड़ा ना बनाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है an element reacts with oxygen, okay,
to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be calcium, carbon, silicon and iron. बेटा आपका जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक ऐसा कंपाउंड दे रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है एंड इट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. तो करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं. कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड. हमारे को बहुत अच्छे से पता है कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड इट इज सॉल्यूबल इन वाटर ऑल्सो. तो हमारे दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्वेश्चन के वो टिक हो चुके हैं. मतलब करेक्ट आंसर कैल्शियम तो आ चुका है. बट अभी हम करेक्ट आंसर के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहते हैं तो आगे के ऑप्शंस को भी देखो. कार्बन जो है बेटा कार्बन ऑक्साइड बनाएगा विद ऑक्सीजन विच इज अ गैस है. तो यार तुम कैसे इन पॉइंटर्स के बारे में बात कर सकते हो. सिलिकॉन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो इनसॉल्यूबल इन वाटर है. हमें सॉल्यूबल चीज चाहिए. आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स आयरन डाइऑक्साइड विच इज इनसॉल्यूबल. हमें सॉल्यूबल चीज चाहिए. तो करेक्ट आंसर जो हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को टिक 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 कर रहा है वो कौन है. टिक लगा दो कैल्शियम के आगे. ठीक है, कितना सिंपल और कितना आसान क्वेश्चन है. ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के. मूविंग ऑन. फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज जो आपके फूड के कैंस होते हैं जिसमें हम फूड स्टोर कर रहे हैं उसकी हम कोटिंग टिन से करते हैं, जिंक से नहीं. क्यों? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मैं कोई चीज कहीं स्टोर करना चाहती हूं तो मैं यही चाहती हूं ना कि जो चीज जो खाना कोई भी केमिकल कुछ भी जो मैं स्टोर कर रही हूं वो खराब ना हो. और वो खराब तब नहीं होगा जब कंटेनर और उस चीज के बीच में रिएक्शन ना हो. बट अगर कंटेनर और उस फूड के बीच में किसी भी केमिकल के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो चीज तो खराब हो गई ना. फिर स्टोर करने का क्या फायदा. तो अब क्वेश्चन यही कहता है कि जो फूड के कैंस है जिसमें खाना स्टोर करा जाएगा उसकी कोटिंग टिन से करते हैं, जिंक से नहीं. क्यों? क्योंकि जिंक बेटा रिएक्टिव होता है. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. तो हो सकता है कि खाने में प्रेजेंट किसी भी केमिकल वगैरह के साथ जिंक रिएक्ट कर जाए, खाना खराब, आपका पेट खराब. इसीलिए हम टिन से कोटिंग करते हैं. तो रीजन क्या है? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन. नहीं, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. खाने में प्रेजेंट जो भी आपकी केमिकल है बस हो गया भाई, काम हो गया फिर तुम्हारा. चलिए, you are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? आपको दे रखा है स्टूडेंट्स एक हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच. आपको डिस्टिंग्विश करना है कि जी मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है. तो हमें पता है कि मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल. वो ब्रिटल होते हैं, दैट इज दे क्रम्बल इजीली. ओके, अब आप हैमर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो? हैमर का इस्तेमाल करके आप मेलिएबिलिटी टेस्ट कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो? आप मेलिएबिलिटी टेस्ट कर सकते हो. आपके पास मेटल का सैंपल है, नॉन मेटल का है, बट पता नहीं है कौन सा है. तो आपने हैमर ऐसे मारा, जहां पे बेटा चिपटी चिपटी शीटें बन रही हैं वो क्या हो गया? आपका मेटल. दूसरा आपका क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया. ठीक है, देन बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच, इस सारी चीजों का इस्तेमाल करके बेटा आप क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं सर्किट. अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं. मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड है, और जो आपके नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये क्या है? ये पुअर है. ओके, तो अब अगर मैं इस सब से पूरा सर्किट क्रिएट कर रही हूं, मैंने ये बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच लगा दिए हैं, तो अब मेटल के केस में क्या होगा? मेटल के केस में जो बल्ब है वो जलेगा. व्हाई? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बल्ब आपका जलेगा. तो जिस केस में आपका बल्ब जल जाएगा वो आपका मेटल हो गया. नॉन मेटल के केस में बल्ब नहीं जलेगा बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स, तो वो आपका नॉन मेटल हो गया. ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आई. ओके, बी पार्ट कहता है असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इन टेस्ट की खासियत बताओ, यूजफुलनेस बताओ. तो देखो, because of malleability of iron and many other metals we can cast them into sheets. आप उनकी शीट्स बना सकते हैं. malleability, हमने malleability का टेस्ट करा है तो कह रहा है malleability की खासियत बताओ. अब यह malleable है, आप शीट्स बना सकते हो. घरों में उन शीट्स का इस्तेमाल हो सकता है रूफ वगैरह बनाने के लिए. अब जैसे पुराने टाइम में ट्रंक होते थे, है ना,
ट्रंक होते थे ऐसे, तो वहां पे भी तो शीटें ही लग रही हैं, ऐसे 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 करके ट्रंक बना रहे हो। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द मेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड मेनी अदर मेटल्स, हम उनकी शीट्स बना सकते हैं जो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन की शीट है तो आप उसके लिए रूफिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूफ छत के लिए, फॉर मेकिंग ट्रंक्स, बॉक्सेस एटसेट्रा। अब जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला टेस्ट करा है, कंडक्शन वाला, metals are good conductors of electricity. It is because of this property that metal wires are made of copper and aluminium for carrying electric current. क्योंकि metals good conductor of electricity है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने के लिए वायर्स होते हैं, घर में जो सर्किट में वायर्स होती हैं उसमें हम कॉपर वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। These tests of distinguishing metals and non metals are widely applicable in industries and validity इसकी बहुत अच्छी है। मतलब हमें तारीफ करनी थी कि मेलेबिलिटी से क्या हो सकता है और ये जो कंडक्शन वाला आपने टेस्ट करा है इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, समझ आ रही है बेटा कहानी? मुश्किल तो नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है? अगर आसान लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बल्ब बना दो, है ना। अगर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल रही है तो तुम भी क्या करो, कमेंट बॉक्स में एक बल्ब बना दो। उससे मुझे समझ आ जाएगा कि यहां तक की कहानी, यहां तक की जो दास्तान है वो तुम्हें अच्छे से समझ आ रही। दास्तान 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 समझ आ रही तुम्हें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides. देखो प्यारे बच्चों, some metal oxides show both acidic as well as basic character. आप लोगों को पता है कि जो metallic oxides होती हैं, metallic oxides are generally basic oxides. ठीक है, मैं इसे कैसे लर्न करने का तरीका क्या है? मोगैम्बो खुश हुआ, मेटल ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो बेसिक के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। देखिए, सम मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब एग्जांपल्स में आपके पास Al2O3 हो गया, ZnO हो गया। अब कैसे ये शो करते हैं आइए देखते हैं। मेरे पास है Al2O3 विच इज अल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकती है, बेसिक भी शो कर सकती है। लेट अस सपोज मैंने इसका रिएक्शन कराया एसिड के साथ, ये अगर यहां एसिड है तो ये ऑटोमेटिकली बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो यहां सॉल्ट बनेगा एंड वाटर, AlCl3 प्लस H2O। ओके, बहुत बढ़िया। अब एक और रिएक्शन देखो, Al2O3 का रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराया। NaOH आपका एक बेस है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे आपको मिलेगा NaAlO2 प्लस H2O और इसका नाम है सोडियम अल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम अल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम अल्यूमिनेट। चलिए, ये तो हो गया आपका Al2O3 का। अब ZnO में भी देख लो, ZnO रिएक्ट करेगा HCl के साथ। ये आपका एसिड है तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो आपको मिलेगा ZnCl2 प्लस H2O। ऑन द अदर हैंड मेरे पास ZnO है, मैंने रिएक्शन NaOH के साथ कराया तो मुझे मिलेगा Na2ZnO2 प्लस H2O और इसका नाम कोई बता सकता है तो कमेंट्स में बता दीजिए। ये है आपका सोडियम जिंकेट। ये क्या है? ये है आपका सोडियम जिंकेट। वो था सोडियम अल्यूमिनेट, ये है आपका सोडियम जिंकेट। इन दोनों को लर्न कर लेना, लिख के आओगे ना मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये लिखकर आएंगे रिएक्शन पेपर में, टीचर विल बी लाइक जस्ट लाइक अ वाओ। ओके, मूविंग ऑन। नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। देखो यार, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेसमेंट कब होता है यार? रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। यस, तो अब क्वेश्चन कहता है कि 2 मेटल्स बताओ जो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को एसिड में से। जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो लिख दो यार 2 मेटल्स। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया जिंक और मैंने लिख दिया मैग्नीशियम। कोई भी लिख लो यार, जो मेटल्स तुम्हारे पास हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर है तो वो नीचे प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एसिड में से। सो यू कैन राइट। ओके, तो मैंने लिख दी 2 मेटल्स, कोई भी 2 लिख दो, है ना। जो
हाइड्रोजन से ऊपर है, नीचे वाले मत लिख देना, ठीक है। सो नेम 2 मेटल्स व्हिच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स व्हिच विल नॉट। जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं उनमें से कोई 2 लिख दो, वो डिस्प्लेस कर देंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो तुम ले लो कॉपर एंड सिल्वर, CuAg। ये हाइड्रोजन से नीचे, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नहीं कर पाएंगे एसिड में से डिस्प्लेस, ठीक है। समझ आ रही है कहानी, मजा आ रहा है बेटा। दिस इज लाइक द अल्टीमेट, मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस है जब आपको पढ़ते पढ़ते फन आ रहा हो, पढ़ाई में मजा आ रहा हो, दैट इज द अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट लाइफ, है ना। चलिए, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते हैं, हम इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो जो मेरे पास इम्प्योर मेटल होता है उसे मैं बनाती हूं अनोड, जो मेरे पास इम्प्योर मेटल है वो बन जाता है अनोड। प्योर मेटल, इम्प्योर, लेटर सपोज मेरे को कॉपर को क्या करना है, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है, तो इम्प्योर कॉपर का अनोड बनाया, प्योर कॉपर का कैथोड बनाया। प्योर मेटल का बनता है कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट किसका बनता है, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये कहानी तुम्हारे को समझ आई है? इसका आंसर हाँ है, आगे नहीं, इसका आंसर नहीं है तो मैं यहीं पे लिखवा दूंगी तुम्हारे को, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूं बेटा, जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है, द इम्प्योर मेटल दैट इज द अनोड, द प्योर मेटल इज कैथोड एंड उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे मैं कॉपर की बात करूं तो इम्प्योर कॉपर, यहाँ प्योर कॉपर और कॉपर का ही सॉल्ट सॉल्यूशन CuSO4 मैंने ले लिया एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या हो रहा है, अगर मैं बात करती हूं बेटा अनोड की, सो व्हाट इज हैपनिंग, यहीं पे लिख देती हूं। अनोड में क्या हो रहा है बेटा, अनोड पे मेरे पास कॉपर है, ठीक है। ये कैसा कॉपर है, ये आपका इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। अनोड पे क्या होता है, अनोड पे ऑक्सीडेशन होती है एंड दिस कॉपर गेट्स कन्वर्टेड टू Cu2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कॉपर इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स Cu2+। अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। Cu2+ जो है आपका, Cu2+ जो है इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cu एंड ये जो आपका Cu है ये क्या होता है, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एंड ये क्या है, बिल्कुल प्योर कॉपर है। ये क्या है, आपका प्योर कॉपर है। तो हम इम्प्योर से शुरू हुए थे और हम प्योर कॉपर पे पहुंच चुके हैं। इसीलिए देखा जाता है कि विद टाइम जब आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है तो आपका अनोड पतला होता रहता है, अनोड आपका पतला 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 होता रहता है एंड कैथोड आपका थिक होता रहता है। व्हाई, बिकॉज इम्प्योर मेटल जो है वहां जाके डिपॉजिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्योर मेटल एंड आपकी अनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां Cu था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और खुद बन गया Cu2+, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है टू गिव यू Cu, ये आपका प्योर कॉपर है। तो यहां ऑक्सीडेशन, यहां रिडक्शन, ये आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस है, आपको प्योर मेटल मिल जाता है। क्लियर हुई कहानी, समझ आ रहा है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला, ठीक है, और उसको हीट करा। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। उसने सल्फर को बेटा हीट करा तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिएक्शन S+O2 विल गिव यू SO2। आपको क्या मिली, नॉन मेटल की ऑक्साइड मिली। क्या मिला, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिली। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का कैसा नेचर होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो आपकी एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल इन नेचर होती है, बट ये जो आपकी SO2 है ये तो एसिडिक है, बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैन बी एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि C+O2 गिव्स यू CO2, ये आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जो एसिडिक इन नेचर है। C+O2 कैन ऑल्सो गिव यू CO, ये आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज न्यूट्रल, तो एसिडिक भी न्यूट्रल भी, बट ये जो आपका SO2 है वो तो आपका एसिडिक है। ओके, What will be the action of gas on dry litmus paper? ये dry litmus paper वाली कहानी मैंने आपको acids, bases and salts में भी समझाई थी। जब आपके पास dry gas है और dry litmus paper है, यार मैंने आपको बताया था कि एसिड को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करनी है तो पानी चाहिए। जब यहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं है तो ये अपनी प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी। जब शो नहीं करेगा तो लिटमस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
ड्राई लिटमस पेपर पे। बट जैसे ही मैंने ड्राई लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दिया, अब पानी आ चुका है, अब एसिडिक कैरेक्टर शो होगा, एंड अब जब एसिडिक कैरेक्टर होता है तो लिटमस पेपर का कलर क्या होगा? लिटमस पेपर रेड कलर देगा। क्या कलर देगा? रेड कलर देगा। ओके, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इक्वेशन तो पूछने से पहले ही बता दी और इन दोनों पार्ट्स का आंसर भी कर दिया। तो देखते हैं, चलिए आंसर में क्या लिखा हुआ है बच्चों। When sulfur is heated in air, sulfur dioxide is formed, है ना, SO2 आपकी बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड हैज नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। भाई जब पानी की एक बूंद नहीं है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा? तो लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या होगा बेटा? आपका कलर चेंज हो जाएगा, रेड। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, आबरा कडाबरा, ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ABR एंड BRB। तो अब क्योंकि एसिडिक है तो आपका जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो गया। जो आपका ब्लू लिटमस है वो रेड हो गया, किस केस में? एसिड के केस में। और रिएक्शन तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। क्लियर हुआ? समझ आया? मजा आया? चलो या फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की कहानी हम अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। आप कोई भी वेज लिख सकते हैं बेटा, आप ग्रीजिंग ले लो, पेंटिंग ले लो, गैल्वेनाइजेशन ले लो, है ना। सो स्टेट 2 वेज वी कैन डू इट। कैसे प्रिवेंट करता है ये सारी कहानी आपको पता है। कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर को हमने स्टॉप कर दिया, आयरन की रस्टिंग बच गई। चलिए लिख देते हैं, चलो कोई भी 2 वेज है। ग्रीजिंग ले लो यार, ग्रीजिंग ले लो, पेंटिंग ले लो, गैल्वेनाइजेशन ले लो, ठीक है, मैंने ये 2 वेज लिख दिए। चलो, What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनती हैं which are acidic as well as neutral. So non-metals react with oxygen to form acidic oxides or neutral oxides. Carbon forms an acidic oxide CO2. Sulfur forms an acidic oxide SO2. हाइड्रोजन फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड H2O। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO है वो न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है ना। दे आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैन बी एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल एंड मेटालिक ऑक्साइड्स कैन बी बेसिक एंड एम्फोटेरिक। चलिए बढ़ा जाए आगे, क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजंस। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर से ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है बच्चे? बिकॉज ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपके नीचे आते हैं। लीस्ट रिएक्टिव है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि भाई एयर मॉइस्चर दूर रहो हमसे, हमें तुम्हारे से कुछ खास लेना देना है नहीं। तो क्योंकि प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ऐसा नहीं है कि कभी बिल्कुल आदि अंत तक इनका कोरोजन होएगा ही नहीं। आपने कभी सुना होगा ना, आपकी दादी नानी है वो कहते हैं मेरी चूड़ियां ना थोड़ी सी इनकी चमक चली गई है, डल हो गई है, इनको साफ करवा दो, है ना। बट वो चूड़ियां कितनी पुरानी होंगी? 50-60 साल पुरानी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा उस पे, बट दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत कम है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ द ब्राइट शाइनी सर्फेस। लस्टर तो है उनमें, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन भी है, मेलेबल है, डक्टाइल है ना। बैंगल बुंगल बनानी है, सेट बनाना है, बाली बनानी है, तो डक्टाइल, मेलेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हेल्प करती हैं। चलिए, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी कहानी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं यार। इतने ज्यादा रिएक्टिव है तो इनको हम क्या करते हैं? केप्ट इमर्स्ड इन द ऑयल। Sodium, potassium and lithium are stored under oil to prevent their reaction with oxygen, moisture, carbon dioxide of air to protect them because they are very reactive metals. Third point देखते हैं बेटा। Aluminium is a highly reactive metal yet it is used to make utensils for cooking। यार इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, स्टिल हम उससे कुकिंग यूटेंसिल्स बना रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है बेटा बिकॉज अल्यूमिनियम क्या करता है, वो अपने ऊपर एक अल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। वो अल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर क्या करती है? खाने को अल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आने देती। बल्ले बल्ले हो ही रखी है यार। तो देखो, Aluminium metal forms a thin layer of non-reactive aluminium oxide all over its surface। तो अल्यूमिनियम ने क्या करा? अल्यूमिनियम ने अपने ऊपर एक अल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना ली, ठीक है, नॉन रिएक्टिव अल्यूमिनियम ऑक्साइड। Such a coating prevents other compounds from reacting to aluminium। अब यार तुम बनाओ यहाँ पे खाना, कहा अल्यूमिनियम के कांटेक्ट में आ रहा है क्या? नहीं। सो अल्यूमिनियम इज यूज्ड टू प्रिपेयर या प्रोड्यूस कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है।
फोर्थ पार्ट देखते हैं, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। मैंने हमेशा आपको बोला है कि कार्बोनेट या सल्फाइड से मेटल निकालना मुश्किल है, बट मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकालना आसान है बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड, यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स बिकॉज ऑक्साइड में से मेटल निकालना आसान है, इसीलिए आप कार्बोनेट ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, देन उस मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करके आप मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। अब कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है आपका? कैल्सिनेशन। सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर्स के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? रोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। It is easier to obtain metal from its oxide as compared to sulfides and carbonates। तो अगर आपके पास सल्फाइड या कार्बोनेट है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर मेटल मिल जाएगा आराम से। So prior to reduction, metal carbonate and sulfides must be converted to metal oxide। कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोस्टिंग, ठीक है। खाना रोस्ट नहीं करना है ना, पनीर रोस्ट कर रहे हैं वो वाला रोस्टिंग नहीं करना है ना, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these star substances are effective in cleaning the vessels। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि जो कॉपर वेसल्स है ना, उनमें कुछ समय बाद क्या होता है, ऐसे एक लेयर सी वो डल हो जाती है ना, वो टार्निश हो जाते हैं। यू हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स। तो हम क्या करते हैं, उस पर से नींबू रगड़ते हैं, राइट, टैमरिंड जूस का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली व्हाट दीज थिंग्स आर डूइंग, सी व्हेन कॉपर वेसल्स आर एक्सपोज्ड टू moist air they form a green coating of basic copper carbonate, जो कि ये होती है, जो कॉपर के वेसल्स होते हैं वो ग्रीनिश हो जाते हैं। यस, तो ये आपकी होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3.CuH whole twice, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। The SAR substances such as lemon or tamarind juice contain acids। सार है, सार वर्ड सुनते ही दिमाग में एसिड 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 ऐसा होना चाहिए। लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, टैमरिंड कंटेन टार्ट्रिक एसिड। दीज एसिड्स डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड और बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टार्निश्ड कॉपर वेसल्स एंड मेक देम शाइनिंग अगेन। तो ये जो आपके सार सब्सटेंसेस है ये उन कोटिंग को डिसॉल्व कर देते हैं और आपके वेसल्स फिर से चमक जाते हैं। देखिए, दे डिसॉल्व दोस कोटिंग्स एंड आपके जो वेसल है वो फिर से चमक जाता है। यहां पे मेन पॉइंट क्या था कि सार सब्सटेंसेस सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए था सार माने कि हम एसिडिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties। प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से देखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से देखा है। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो चलते हैं आगे, प्लीज टर्न ओवर, है ना, पेपर में मैं हमेशा लिखती थी PTO कि कहीं टीचर वहीं पे छोड़ दे, है ना। ओके, तो ये रहा आपका टेबल, खूब अच्छे से बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज लिखकर हम आएंगे। सबसे पहले मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं along with amphoteric also, एंड क्योंकि यहाँ बेसिक ऑक्साइड्स है तो वो लिटमस को क्या करेंगी, रेड लिटमस ब्लू, BRB, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाई। मेटालिक ऑक्साइड जब बेसिक की नेचर, पानी में घोल दिया, आपको बेस मिला, तो लिटमस का कलर क्या होगा, रेड टू ब्लू। ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो यहां पे लिटमस का कलर क्या होगा, ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। चलिए, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। Metals react with dilute HCl H2SO4 to liberate hydrogen gas. Non-metals do not liberate hydrogen gas. इसका रीजन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, non-metals do not displace hydrogen from acids because non-metals are electron acceptor. They cannot supply electron to hydrogen. इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, एसिड है, H पॉजिटिव देगा, जब उस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो बनता है H मिलके बनता है आपका H2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब यार उस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैसे,
नॉन मेटल्स तो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, वो तो खुद गरीब है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। जब वो खुद ही इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं तो वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे। H पॉजिटिव इज लाइक भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, भाई मैं तो खुद भूखा हूं, मैं तुझे कैसे इलेक्ट्रॉन दे दूं, मैं तो खुद लोगों से इलेक्ट्रॉन मांगता फिर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्योंकि नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, खुद उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो वो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे यार। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कैसे होगी, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो दे कैन नॉट सप्लाई द इलेक्ट्रॉन। जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो देंगे कैसे यार इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लियर हुई है कहानी, समझ आया है। तो चलिए इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर लिया बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ, ठीक है। He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments। मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोरोजन होगा ही नहीं, बट ये जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं बहुत पुराने जब हो जाते हैं ये गोल्ड की बैंगल्स, गोल्ड की बालियां, सेट वेट, है ना, तो वो थोड़े डल हो जाते हैं, राइट। तो वही कह रहा है कि वो गोल्ड स्मिथ कहता था मैं आपके ना ये सोने के जितने भी ये आपके वो है ऑर्नामेंट्स हैं इनको चमका दूंगा। एंड अनसस्पेक्टिंग लेडी, मेरी जैसी प्यारी सी एक लेडी ने क्या करा, गोल्ड बैंगल्स दी जो उसने एक सॉल्यूशन में डिप करी। द बैंगल्स sparkled with new shine, okay, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? मैंने बेटा गोल्ड बैंगल्स दी, मैंने कहा ओ माय गॉड बहुत ही सुंदर चमक जाएंगी जस्ट लाइक अ वाव, बट जब उसने बैंगल्स एक सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाली चमक तो रही थी बट बैंगल्स बहुत हल्की हो गई थी, तो मैं तो बहुत दुखी हो गई। तो अब कौन मेरी हेल्प करेगा, मेरे स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करेंगे, तो अब हेल्प करो, बताओ वो सॉल्यूशन कौन सा था जिसमें उसने डिप करा, बताओ कमेंट से बताएंगे कौन सा सॉल्यूशन था। वो था बेटा एक्वा रीजिया। वो क्या था, वो था एक्वा रीजिया जो गोल्ड प्लैटिनम को भी घोल पाने की क्षमता रखता है। इट इज अ हाईली कोरोसिव लिक्विड, ठीक है। तो क्या था वो सॉल्यूशन बच्चों, द गोल्ड स्मिथ डिप द बैंगल्स इन एक्वा रीजिया, ठीक है। एक्वा रीजिया क्या है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है ऑफ 1 part conc HNO3। तो आपका एक्वा रीजिया क्या होता है, यू हैव conc HNO3 is to conc HCl, रेशियो कितना होता है 1:3। इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part conc HNO3, 3 parts conc HCl. Aqua Regia dissolved a considerable amount of gold from the dipped gold bangles and their weight reduced drastically. गोल्ड की बैंगल्स बेटा अंदर गई, गोल्ड उसमें घुल गया, गोल्ड घुल गया, वो जो डल शल लेयर थी वो भी चली गई। जब बाहर निकली तो चमक तो रही थी बट वेट बहुत ड्रास्टिकली कम हो गया क्योंकि उसमें गोल्ड जाके घुल गया। तो मदद करी ना आपने मेरी, थैंक यू सो मच। अब जरा गोल्ड की बैंगल्स ही मेरी अच्छी सी, है ना, इतना तो चलता है यार, है ना, इतना तो बनता है। चलो यार, जोक्स असाइड, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन है, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील व्हिच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर। बच्चा अगर आपके पास हॉट वाटर टैंक है तो उसमें एकदम हॉट वाटर होगा, स्टीम भी होगी। अब कॉपर क्या है, कॉपर में है शक्ति। कॉपर इज लाइक बेटा तुम हॉट वाटर दो, तुम स्टीम दो, हम तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं करना रिएक्ट। बट अगर मैं बात करती हूं स्टील की जो कि अलॉय किसका है, आयरन का है ना, वैसे तो मैं बढ़ा सकती हूं बट स्टीम को देख के मैं पिघल गया तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर गया आपका टैंक खराब हो जाएगा। इसीलिए कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे गर्म पानी हो चाहे स्टीम की फॉर्म में, कॉपर में है शक्ति, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। बट स्टील जो कि अलॉय है आयरन का, स्टीम को देख के इट्स लाइक यहां में पिघल गया यार, है ना। तो स्टील विच इज एन अलॉय ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद द स्टीम। So copper is used to make hot water tanks and not steel। भाई यार वो रिएक्ट कर गया तो आपका टैंक खराब नहीं हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। बट कॉपर इज लाइक भाई मेरे से बना लो तुम हॉट वाटर टैंक, मैं तो नहीं रिएक्ट करने वाला शक्ति। बट स्टील इज लाइक यार यहाँ में पिघल गया यार, स्टीम को देख के तो पिघल गया, ठीक है। तो पिघलना नहीं है इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। समझ आई कहानी, क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, मजा आया आज के सेशन में।
तो चलिए फिर आज के सेशन को एंड करा जाए विद कोट ऑफ द डे। ठीक है, कोट ऑफ द डे को कैसे भूल सकते हैं? जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इन सेशंस को देखना है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पढ़ाई करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मोटिवेटेड रहना। उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोटिवेटेड रहना, उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंस्पायर्ड रहना। तो देखते हैं कोट ऑफ द डे क्या कहती है। एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। आपने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी चीज अकम्प्लिश करी, एक क्या, मैं तो चाहती हूं आप अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें अकम्प्लिश करें, बट बेड पे बैठे बैठे कोई अच्छी चीज अकम्प्लिश नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं इसको आपके एग्जाम से जोड़ूं तो बेड पे बैठे बैठे, गेम खेलते खेलते, टीवी देखते देखते कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं आती है। ठीक है, एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। आप डिसाइड करो, मैं ट्राई करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं मोटिवेटेड रहूंगा, मैं डेडिकेटेड रहूंगा। एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। आप आज डिसीजन लो, अभी भी देर नहीं हुई है। आज डिसीजन लो कि मैं करके रहूंगा। ठीक है, मैं अपना गोल अचीव करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सब छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम अपने आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, हमारे सेशन का बच्चा एम रहता है कि आपको मस्ती के साथ पढ़ाई करवाऊं मैं। ठीक है, पढ़ाई विद मस्ती, मस्ती विद पढ़ाई एक ही बात है। ठीक है, तो मेरा एम था कि आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, आपके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, चाहे इन टेक्स्ट हो चाहे बैक क्वेश्चंस हो, उनमें आपको कोई डाउट ना रहे एंड आप सेशन में बहुत एंजॉय करें, बहुत फन करें अलॉन्ग विद स्टडीज। तो अगर आपका जवाब है यस मैम, यस मैम, यस मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था, अच्छे से हमें सब समझ आ गया है एंड वी एंजॉयड अ लॉट वाचिंग दिस सेशन, तो क्या करेंगे, चैट में खूब सारे दिल बना देंगे सो दैट आई नो कि आपको सेशन अच्छा लगा एंड आपको सब समझ आ गया। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं, है ना, यहीं पे सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा, बाय बाय, सायनारा बच्चों।